बेटे आयशा की अपनी राय हो सकती है, सोरा की अपनी राय हो सकती है, अहमद की अपनी राय हो सकती है, अवैस साहब की अपनी राय हो सकती है। मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि बेटे मेरा ये टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम बेटे अराउंड मोर देन 400 लोग क्लास में हैं। अगर हम सारे के सारे लोग बेटे प्रोज ग्लोबलाइजेशन के लिखने शुरू कर लें तो शायद बड़ी आसानी के साथ बेटे हम 100 प्रोज लिख लेंगे। 100 प्रोज। तो क्या इसमें बड़े आपको स्पेसिफिक प्रोज लिखेंगे तो आप तब पास होंगे? 100 का तो टाइम ही नहीं होगा बेटे, मेरे पास तो मैक्सिमम टाइम होगा तो 10 प्रोज का होगा। तो क्या डियर स्टूडेंट, अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोज 10 लिखेंगे तो आप तब पास होंगे? नो। याद रखें बड़े हर स्टूडेंट के प्रोज जो है ना वो दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसी को तो बड़े ओपिनियन कहते हैं। इसी वजह से तो इंग्लिश ऐसे इतना आसान है। अब दूसरा डियर स्टूडेंट मेरा टॉपिक है कि इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ? वो कहता है क्या ये बराबरी जो है ये अफसाना है? अगर आप यस कहते हैं तो बड़े तब भी पास हो सकते हैं, और यकीन जाने बड़े अगर आप नो कहते हैं तो तब भी पास हो सकते हैं। 100% हो बड़े, जो यस वाले लोग होंगे वो भी पास हो जाएंगे और जो नो वाले लोग होंगे वो भी पास हो जाएंगे। दोनों पास हो जाएंगे। जो यस कहते हैं बड़े वो भी पास हो जाएंगे और जो नो कहते हैं वो भी 100% बड़े, यस वाले भी पास हो जाएंगे और नो वाले भी पास हो जाएंगे। अगर आप यस कह रहे हो तो तब भी आपने पास हो जाना है, और अगर आप नो कह रहे हो तो आपने तब भी पास हो जाना है। 100% पास हो जाना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बेटे मैं आपको कह सक चुका हूं कि इंग्लिश ऐसे जो है ना वो बजाते खुद बेटे कोई भी चीज नहीं है, वो ओपिनियन है। और किसी भी बंदे की बड़े ओपिनियन जो है ना वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट के ओपिनियन से मुख्तलिफ हो सकती है। अब आते हैं कि बड़े ऐसे की लेंथ क्या होनी चाहिए। मरियसन, आपको याद होगा कि जब आप अर्ली क्लासेस में होंगे ना, जब आप बड़े अर्ली क्लासेस में होंगे ना, तो आपका जो ऐसे होता था ना बड़े, वो 3 पैराग्राफ का होता था। अब अचानक तो बड़े जब आप सीएसएस में आते हैं ना तो आपको कहा जाता है जी आप जो ऐसे लिखे ना 20 पैराग्राफ कैसे लिखें। अब एक मिनट, बड़े पीएमएस कैसे जो होता है पंजाब को वो 2 आवर्स का होता है। सीएसएस कैसे जो है वो 3 घंटों का होता है। FIA IB कैसे जो होता है वो 1 घंटे का होता है। और बलूचिस्तान के बड़े जो पीएमएस कैसे होता है ना वो 50 मिनट का या 30 मिनट का ऐसे होता है। सो फिर लेंथ क्या होनी चाहिए? मैं एक यहाँ पे बड़े आपको अनाउंसमेंट करता जाऊं कि मैं एंड पे आपको पूरा एमपीटी भी पढ़ाऊंगा कि एमपीटी का सिलेबस क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, इंग्लिश को कैसे तैयार करना है, क्या हम आपको कैसे हेल्प आउट करेंगे। हम एमपीटी पे एक बड़ी लंबी डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड पे। रिमेंबर, मैं एक मिनट डियर स्टूडेंट अगर आपसे बड़े एक सवाल करूं, मुझे कमेंट्स में मुरीद हुसैन को टैग करके आपने जवाब देने। मैं बड़े अगर आपसे सवाल करूं, सपोज करता हूं मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं और मेरा ये सवाल है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? क्या कहते हैं? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ? सेल। सो रिमेंबर वन थिंग, बड़े आप तमाम लोगों ने कहा कि सर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल कहलाता है। और अगेन मेरा अब आपसे सवाल ये है कि बड़े रिमेंबर वन थिंग, दैट इंग्लिश ऐसे इन itself is nothing but this is the combination of sentences। असल यकीन जाने बड़े इंग्लिश ऐसे कोई चीज नहीं है बल्कि ये सेंटेंसेस का मजमू है। और अगर आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं ना तो यकीन जाने बड़े आप 150 सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। और आपको पता है इंग्लिश ऐसे क्या है? इंग्लिश ऐसे इन इट्स इज नथिंग बट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 150 टू 200 सेंटेंसेस। क्लियर हो गया जहां तक? अच्छा, अब एक मिनट यहां पे बड़े गौर से आपने मेरी गुफ्तगू सुननी है। आप बड़े कभी देखते हैं कि एक बंदा है बेटे, उसके ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर 45 मार्क्स है। अगर बेटे उसके ग्रामर के अंदर 45 मार्क्स है ना तो इसका एक ही मतलब है
इसका मतलब यह है कि इस बंदे की ग्रामर बहुत अच्छी है। और उसी बंदे के अगर बड़े करंट अफेयर में भी 45 मार्क्स है ना, तो इसका मतलब यह है कि ये स्टूडेंट जो है ना, इसका करंट अफेयर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करंट अफेयर है। सो अगर एक बंदे की बेटे ग्रामर भी ठीक है और उस बंदे के पास नॉलेज भी है, तो वो फिर इंग्लिश ऐसे में क्यों फेल होगा? क्योंकि इंग्लिश ऐसे में तो दो ही बड़े, देखो यही मसला है बुनियादी तौर पे। बड़े जब भी वो इंग्लिश ऐसे में फेल होगा, उसकी दो वजूहत होंगी। पहली वजह ये होगी कि उस बंदे ने रेलिवेंट नहीं इरेलीवेंट लिख दिया है। मैं एक मिनट, आप जरा, मेरा एक सवाल है। ये पिछले साल बड़े एक ऐसे आया था, हैज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? हैज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? मुझे आप एक मिनट जरा कमेंट्स में बताते हैं बेटे, पाकिस्तान ने कितने फॉरेन एड वापस करनी है? कमेंट्स जरा बताते हैं आप मुझे। अब एक स्टूडेंट ने करने लिखा है कि सर 60 बिलियन वापस करनी है। नवाज साहब ने लिखा ना सर 8 बिलियन। नवाज साहब मेरी बात सुने, बेटे क्या एड वापस होती है? वो तो डेट होता है। सो पहली बड़े वजह यह है कि मेजॉरिटी लोग सीएसएस में इस वजह से फेल होते हैं कि बड़े वो इररिलेवेंट लिखते हैं। और दूसरी सूरत यह है कि बड़े उनका ऐसे जो होता है ना, उसको ऐसे कंसिडर ही नहीं किया जाता। कि उनका रिएक्शन जो ऐसे होगा ना बड़े, उसको ऐसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो इस वजह से बड़े दुनिया में ना, बड़े गौर से आप मेरी बात सुनिए, दुनिया में बड़े दो किस्म की राइटिंग होती है। वो हम टू टाइप ऑफ राइटिंग। एक राइटिंग जो है बड़े वो अकेडमिक राइटिंग कहलाती है। ये सारे के सारे लोग आज तक बड़े आपने जो राइटिंग की है ना अकेडमिक, ये वो राइटिंग होती है जहां पे बड़े आपका जो एग्जामिनर होता है ना, ही इज इंटरेस्टेड इन ओनली वन थिंग। आपका जो एग्जामिनर है वो सिर्फ आपके एक ही, वो आपके नॉलेज, आपके इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। आपने किसी ने एमबीए किया होगा, किसी ने बीए किया होगा, किसी ने हिस्ट्री में डिग्री की होगी। अब तमाम के तमाम लोगों को पता है कि बड़े अकेडमिक राइटिंग वो होती है यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो है ना, इज ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग। वो सिर्फ और सिर्फ बड़े आपके इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, आपके इंफॉर्मेशन के अलावा वो किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। इज ओनली इंटरेस्टेड इन जो इंफॉर्मेशन। अब वही राइटिंग सीएसएस के बेटे 11 पेपर के अंदर एकेडमिक राइटिंग है। अब वही राइटिंग बेटे जब आप इंग्लिश ऐसे में करने की कोशिश करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे ये टेक्निकल राइटिंग कहलाती है। और दुनिया की टेक्निकल राइटिंग वो होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन के अलावा भी बहुत सी चीजें चेक की जाती हैं। मैं मिसाल देता हूं। मैं आप बेटे जब अर्ली क्लासेस में थे ना, कभी कभार आपको लेटर लिखना होता था। वो आप खाली लिखते थे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी, माय डियर फ्रेंड, और कुछ भी नहीं लिखते थे। एंड पे बेटे लिखते थे यूर फेथफुली, दरमियान में कुछ भी नहीं लिखते थे। और फिर भी आपके हाफ मार्क्स आ जाते थे। क्यों? हालांकि आपने तो लिखा ही कुछ नहीं है। उसके लिए असल सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि बेटे आपने उसका फॉर्मेट जो है ना उसको फॉलो किया है। दुनिया की बेटे टेक्निकल राइटिंग वो राइटिंग होती है यहाँ पे उसका लिखने का अपना एक स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कुछ आपके सामने नजर आ रहा है, मैं आप तमाम लोगों को कहूं कि ये देखें मैंने बड़ा खूबसूरत पोएम लिखी है, वुड यू बिलीव दैट दिस इज अ पोएम? मैं आपको कहूं कि ये देखें बड़ा खूबसूरत वन एक्ट प्ले लिखा है, आप यकीन करेंगे बड़े ये वन एक्ट प्ले है? मैं आपको कहूं ये देखें मैंने बड़ा खूबसूरत नावल लिखा है, वुड यू बिलीव दैट दिस इज अ नावल? सो रिमेंबर वन थिंग, बड़े टेक्निकल राइटिंग वो राइटिंग होती है जहां पे एग्जामिनर एक से ज्यादा चीजों को चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक और आपको मिसाल देता हूं। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है बेटे, 2018 में 290 फॉरेन ग्रेजुएट सीएसएस के अंदर अपीयर हुए। बड़े हार्वर्ड के पढ़े हुए, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए। और जब रिजल्ट आया ना, इसमें में से 280 वो लोग थे जो इंग्लिश ऐसे में फेल हो गए। तो आप क्या समझते हैं बेटे, हार्वर्ड के पढ़े हुए को ऐसे नहीं आता होगा? उसकी वजह यह है कि बड़े इस वजह से ये सिर्फ अंग्रेजी का पेपर नहीं है, वो इस वजह से फेल हो गए क्योंकि उनके ऐसे को ऐसे कंसिडर ही नहीं किया गया। और बिलीव मी, ये आर्ट है। एक दफा बेटे आपने ऐसे राइटिंग सीखना है, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे। मैं आप कभी सोचें तो सही जरा,
हाँ बेटे, आप कभी अपने सराउंडिंग में सोचें कि आपकी बेटे सराउंडिंग में ना कुछ लोग ऐसे होंगे, वो जिस भी एग्जाम में अपियर होते हैं उस एग्जाम को पास कर लेते हैं, जब भी किसी भी एग्जाम में अपियर होंगे उसको पास कर लेंगे। हमारा उस्ताद ने बेटे पीएमएस को टॉप किया, सीएसएस में 32nd पोजीशन आई। टल्ला की बेटे सीएसएस के अंदर पहली पोजीशन आई, पीएमएस में 37th पोजीशन आई। इस दफा के जो आदर रियाज गोंदल हैं उनका पीएमएस भी पास है। अब क्या चीज है बेटे, ये वो लोग हैं जो जिस भी उसके सिंबल बेटे एक चीज है कि ये बंदे, ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को टेक्निकली साउंड कर लेते हैं। वो एक तुर्किश प्रोवर्ब है, डू नॉट गिव मी फिश बट टेल मी हाउ टू कैच अ फिश। और मैं बेटे आपको टेक्निकली साउंड करूंगा, फिर दुनिया को कोई भी टॉपिक आ जाएगा ना, आप फेल नहीं होंगे। सो इस वजह से बड़े दुनिया की जितनी भी टेक्निकल राइटिंग होती है ना, बड़े एग्जामिनर उसमें एक चीज नहीं चेक करता, एक से ज्यादा चीजें चेक करता। मैं जरा लेमैन टर्म्स में आपसे क्वेश्चन करता हूं। बड़े मेरा आप लोगों से सवाल ये है, सपोज करते हैं बड़े इस्लामाबाद के अंदर ना आपने एक घर बनाना है। घर के लिए आपने प्लॉट परचेज कर लिया है। क्या कर लिया? आपने प्लॉट परचेज कर लिया है। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बड़े ये बताएं, घर बनाने के लिए अगर आपने प्लॉट परचेज कर लिया है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? अब आप में से किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि सर मैं मटेरियल परचेज करूंगा। तो बड़े आप कितना मटेरियल परचेज करेंगे? आपका फिर मुझे जवाब होगा सर मेरी नीड के मुताबिक। मैं फिर पूछूंगा बेटे आपकी नीड कहां से पता चलेगी? आप कहेंगे कि सर मैं, फिर आप वापस जाएंगे नहीं सर मैं मैप बनाऊंगा। सो घर बनाने के लिए बड़े सबसे पहला आपका क्या काम है कि आपने ना घर का मैप बनाना है। क्या बनाना है? आपने बड़े अपने घर जो है ना उसका मैप बनाना है सबसे पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे बड़े आपने मार्केट के अंदर जाना है, उसके लिए ना मटेरियल परचेज करना है। क्या? मटेरियल परचेज करना है। तीसरे नंबर पे बेटे आपने क्या करना है कि आपके जो रूल्स होंगे आपने उनको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर इस्लामाबाद में बना रहे हैं तो 3 स्टोरी बिल्डिंग नहीं बन सकती। चौथे नंबर पे बेटे आप क्या करोगे कि आप उस घर की ब्यूटिफिकेशन का बड़ा ख्याल करेंगे। खूबसूरत किस्म के आप टायर्स लगाएंगे, खूबसूरत का आप पेंट करेंगे, खूबसूरत किस्म की आप रूफ टॉप बनाएंगे। और आखिरी बात यह है कि बेटे आप एक हाउस वार्मिंग पार्टी करेंगे जिसमें आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाएंगे और एक एक चीज दिखाएंगे कि यार ये देखो, मेरा जो सीलिंग है मैंने फलां जगह से कराई है, फ्लोरिंग फलां। एंड पे ना बड़े आपके जो दोस्त और अहबाब होंगे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको कहेंगे कि माशाल्लाह आपने बड़ा खूबसूरत घर बनाया है। अब सेम चीजें बड़े सीएसएस के इंग्लिश ऐसे पे भी अप्लाई होती हैं। सबसे पहली चीज बेटे आपका एग्जामिनर जिसमें इंटरेस्टेड है वो आपके स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड है। मैं इसकी मिसाल देता हूं। इसकी मिसाल ये है कि बेटे जब आप अर्ली क्लासेस में जब आप ऐसे लिखते थे, इवन बेटे आप उर्दू को भी ऐसे लिखते थे ना, अगर आपने कभी इंट्रोडक्शन में शेर देना होता था ना तो वो हमेशा इंट्रोडक्शन के शुरू में आता था। और वही शेर या कोटेशन रिहर्सल जब आपने बेटे कंक्लूजन में देनी होती थी वो हमेशा कंक्लूजन के एंड पे आती थी। क्या आज तक बेटे कभी ऐसा भी हुआ है कि वो जो कोटेशन है इंट्रोडक्शन के एंड पे आ जाए और कंक्लूजन के शुरू में आ जाए? आपने कभी भी नहीं देखा होगा। बेटे स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप पैराग्राफ कैसे बनाएंगे। पहला पैराग्राफ कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, और उन पैराग्राफ के अंदर बड़े आपके जो जुमले हैं सेंटेंसेस के अरेंजमेंट क्या होगी। पहला जुमला क्या होगा, दूसरा जुमला क्या होगा, तीसरा जुमला क्या होगा, चौथा क्या होगा। हम इसको डियोसन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर बड़े आपने सिर्फ एक दफा सीखना है। क्या करना है? सिर्फ बड़े एक दफा आपने सीखना है। उसके बाद चाहे बड़े वो सीएसएस कैसे हो, पीएमएस कैसे हो, जुडिशरी कैसे हो, आपको कभी भी कोई इश्यू नहीं रहेगा।
सेकंड नंबर पे बड़े ऐसे में जो चीज रिक्वायर्ड होती है ना, आपको ग्रामर रिक्वायर्ड होती है। और ग्रामर में बड़े सिर्फ दो चीज, तीन चीजें आपको। टेंसेस आनी चाहिए, ओनली थ्री। आपको बड़े नरेशन आनी चाहिए, आपको वॉइसेस आनी चाहिए जिसको एक्टिवाइज। और चौथी चीज आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। और डियर स्टूडेंट, मैं जब बेटे आपकी क्लासेस शुरू करूंगा ना, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अल्फाबेट्स। मैं अल्फाबेट से शुरू करूंगा। डियर स्टूडेंट, तीसरी बात जो हमें रिक्वायर्ड है ना, वी नीड द कंटेंट। हमें बेटे कंटेंट रिक्वायर्ड है, मीन कि मटीरियल रिक्वायर्ड है। देखा ना, एक टॉपिक है, इफ यू डू नॉट हैव अ नॉलेज यू वुड बी अनएबल इवन टू राइट अ सिंगल सेंटेंस। आप एक जुमला भी नहीं लिख सकोगे। चौथी नंबर बड़े एक्सप्रेशन जो है ना, ये खूबसूरती को कहते हैं कि आपकी लफ्जों की सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। और यहां पे मैं एक आपको चीज बताता जाऊं, बड़े बिलीव मी, वो डू नॉट नीड शेक्सपियर एंड विलियम इसकी वर्ड मैं ओवर एक हियर। साइड बना लेता हूँ। हमें बड़े कोई बहुत हाई क्लासिक ना बाद वोकेबलरी में चाहिए, ना लैंग्वेज चाहिए। अगर बड़े हमें क्लासिक किस्म की लैंग्वेज चाहिए होती तो वो फिर ब्यूरोक्रेसी के लिए ना बाहर अंग्रेज हमें चले आते। हमें बड़े फ्लॉलेस लैंग्वेज चाहिए। बिलीव मी, नहीं, मेरी बात बड़े सुनो। ऐसे लोग भी सीएसएस में पास हो जाते हैं जो लिखते हैं, इससे अलीज माई इससे स्टूडेंट, मत ले ही इज वेरी मुझे कोऑपरेटिव, इतराज भी ही इज वेरी नहीं। रिलीजियस। हमें ना बड़े को क्लासिक अंग्रेजी नहीं चाहिए, हमें वो अंग्रेजी चाहिए जिसमें आप किसी भी किस्म की गलती ना करें। क्या ना करें? जिसमें बड़े आप किसी भी किस्म की गलती ना करें। सो एक्सप्रेशन ना खूबसूरती को कहते हैं। और आखिरी चीज बड़े हमें जो रिक्वायर्ड है ना, हमें आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड है कि बड़े आपके पास ये कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि आप अपने एग्जामिनर को कन्विंस करें कि यू डिजर्व द गुड मार्क्स, कि आप ना अच्छे नंबर डिजर्व करते हैं। याद रखें बेटे, आपका ऐसे जो है ना, ये इन पांच चीजों पे मुश्तमिल है। इनमें से अगर एक भी चीज मिस हो, सो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बड़े, जिंदगी में एक रूल याद करें कि आपने जिंदगी में कोई भी काम करना है ना, तो बेटे सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव को तलाश करें। आप में कितने लोग हैं जिन्होंने सीएसएस का सिलेबस पढ़ा हुआ है? ये सीएसएस का इंग्लिश ऐसे का जो सिलेबस है ना, वो सिर्फ बेटे एक पेज का सिलेबस है। एग्जामिनर ने लिख दिया है, उन्होंने कहा कि जी मैं सबसे पहले टेक्निकल ट्रीटमेंट देखूंगा, ये इसको मैं स्ट्रक्चर बोल रहा था। देन उसने कहा कि बेटे मैं ग्रामर देखूंगा। तीसरे नंबर पे उसने कहा कि मैं एक्सप्रेशन देखूंगा। बड़े चौथे नंबर पे कह रहा है कि मैं नॉलेज देखूंगा। और पांचवें नंबर पे जिसको मैं आर्गुमेंट्स कह रहा था, वो आपके आर्टिकुलेशन। ये पांच चीजें हैं जो आपके एग्जामिनर ने देखनी है। क्लियर? अच्छा, दूसरी एक और बेटे मैं आपको बात बताता जाऊं कि ये सीएसएस के सिलेबस में लिखा हुआ है कि मुझे यूं लगता भी है बड़े 2025 का जो सीएसएस का एग्जाम होगा ना, उसमें एक ऐसे नहीं होंगे, उसमें दो ऐसे होंगे। ये लिखा हुआ है, द एग्जामिनर में आस्क यू टू राइट वन और मोर देन वन एसेस। या एक लिखो या दो लिखो, ये पूछा हुआ है बेटे, उसने कहा हुआ है यहाँ पे। उन्होंने कहा या तो एक लिखो या दो लिखो, वन और मोर देन वन। लिख लिख दिया बेटे उसने। सो अगर बड़े दो ऐसे आ गए ना, ये आपको खुशकिस्मती होगी, क्योंकि किसी एक टॉपिक में ना बड़े 2,000 अल्फाज या 3,000 अल्फाज लिखना मुश्किल काम होता है। अब क्या होगा, बड़े दोनों पे एक एक हजार अल्फाज लिखे होंगे। वैसे भी बड़े 100 में से 40 नंबर लेना बहुत मुश्किल काम होता है, कि 100 में से 40 नंबर लेना बेटे बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन 100 में से 50 में से बेटे 20 नंबर लेना बहुत आसान काम होता है। ये बड़े आपका एग्जामिनर जो है ना बेटे, उसने ये पांच चीजें आपसे पूछ ली हैं। अच्छा, अब मैं इन तमाम पांच चीजों पे बहुत डिटेल गुफ्तगू करूंगा। और आप डियर स्टूडेंट जो है ना, आपका सिर्फ एक ही मसला है बेटे, आपका जो स्ट्रक्चर का मसला है। सिर्फ आपका ये मसला है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है। अब मैं जरा स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन, और ये स्ट्रक्चर चाहे बेटे सीएसएस कैसे हो, चाहे ये पीएमएस कैसे हो, चाहे जो जुडिशरी कैसे हो, दैट ऑलवेज रिमेन द इंटैक्ट, ये हमेशा सेम रहेगा। सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर होता क्या है? माय डियर सन, स्ट्रक्चर is the overall arrangement of sentences as well as paragraph.
बड़े स्ट्रक्चर वो मैप है जो आपको मदद करता है कि आपके ऐसे में बड़े कितने पैराग्राफ होने चाहिए, पहला कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, तीसरा कौन सा होना चाहिए, आखिरी कौन सा होना चाहिए, और वो जो पैराग्राफ हैं बड़े उनकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए। बिलीव मी, इंग्लिश ऐसे इज लाइक अ मैथ। ये मैथ है बेटे। ये आपको बताता है कि आपका पहला जुमला क्या होना चाहिए, ये बड़े आपको बताता है कि आपका दूसरा जुमला कौन सा होना चाहिए, ये आपको बताता है आपका तीसरा जुमला कौन सा होना चाहिए, ये आपको बताता है आपका आखिरी जुमला कौन। ये एक दफा आपने सीखना है। मीन के बड़े आपने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिख सीखना है। यू कैन राइट द थाउजेंड ऑफ इंट्रोडक्शन एज वेल। स्ट्रक्चर के अंदर बुनियादी तौर पे बड़े पांच चीजें होती हैं। आउटलाइन होती है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ होते हैं, ट्रांजिशन पैराग्राफ होता है, और कंक्लूजन। और याद रखें, बड़े इन तमाम का लिखने का स्टाइल जो है ना वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। मैं दिखाऊंगा, एक एक लिख के दिखाऊंगा। हमारा बड़े आलमिया, या हमारा इशू ये है कि हम इन तमाम के तमाम को एक ही तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं। हमें जब बड़े ये इंग्रेडिएंट के नहीं पता कि आउटलाइन में आपने करना क्या है, देन हाउ यू कैन गेट द गुड मार्क्स एज वेल। आपका बड़े ऐसे जो होते हैं ना, दैट ऑलवेज लुक लाइक दिस वन, ये हमेशा ऐसे नजर आता है। आप इवन इस मैप को गौर से पढ़ें, बड़े आउटलाइन का अपना स्टाइल है, इंट्रोडक्शन का अपना स्टाइल है, आपके तमाम के तमाम बड़े बॉडी पर अगर आपका अपना स्टाइल है, और अगर आप कंक्लूजन को देखें तो अपना स्टाइल है। याद रखें, बड़े इन तमाम के तमाम का लिखने का तरीकाकार जो है ना वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये देखें बड़े दूसरा है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखें बड़े उसका अपना स्टाइल है। तमाम के तमाम बॉडी पैराग्राफ बेटे सेम है, तमाम बॉडी पैराग्राफ सेम है। कि पहला बॉडी पैराग्राफ है टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूजन। तमाम के तमाम बॉडी पैराग्राफ का एक तरीका है, और आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ देखें तो उसका अपना तरीका है। सो हमारा बड़े इशू ये है कि हम इन तमाम के तमाम को एक ही तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, और मैं इन तमाम पे अभी बहुत डिटेल आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। अब यहां तक बड़े बुनियादी तौर पे यहां पे ना मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। इंग्लिश ऐसे में ना वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे। मैं वैसे आपको नाम लेना शुरू करूं, शायद बड़े मैं 1,000 टाइप आपको बता दूं, 1,000 मैं नाम ले लूं, देर भी ना लगाऊं। और याद रखिए, बड़े हर टाइप का ना लिखने का अपना अंदाज होता है। आर्गुमेंटेटिव का अपना अंदाज है, एक्सपोजिटिव का अपना अंदाज है। सो सबसे, और ये टाइप्स ऑफ ऐसे जो है बड़े, ये आपको अर्ली क्लासेस से पढ़ाई जाती है, आपको बिल्कुल अर्ली क्लासेस है। शायद बड़े आपको जिंदगी में जो सबसे पहला ऐसे पढ़ाया गया होगा, द कॉ, द कैमल, माई बेस्ट टीचर। उसके बाद जब आप बेटे 3/4 क्लास में गए होंगे ना, माई फर्स्ट डे इन स्कूल, अ विजिट टू जू, अ क्रिकेट मैच। बेटे 9th 10th में गए होंगे ना, इश्यूज ऐसे होंगे, पॉवर्टी, करप्शन। जब आप सीएसएस में गए ना, बड़े क्वेश्चन में ऐसे आने शुरू हो गए कि कैन मीनिंग बी चेंज, इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ। सो बुनियादी तौर पे ये अर्ली क्लासेस से ही बड़े आपको टाइप्स ऑफ ऐसे पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो उसका अपना इंट्रोडक्शन का स्टाइल है, अगर एक्सपोजिटरी है तो बेटे उसका अपना स्टाइल है। मैं एज अ सैंपल भी आपको दिखाऊंगा। सो सबसे पहली हमारी बड़े, जब हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं ना, हमारी सबसे पहली टास्क ये होती है कि हमारी जो भी रेडिएशन टाइप है ना बड़े, उस टाइप को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकें। क्या करें, हमारी बड़े जो भी टाइप है ना, सबसे पहले सबसे पहले रेडिएशन हमारी जो टाइप है ना, हम इसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे बोलते हैं। सुनते जाए, मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। रेडिएशन ये बेटे वो ऐसे होता है जिसमें आपने किसी भी एग्जिस्टिंग प्लेस, कंसेप्ट या इश्यू जो है उसकी डिटेल बयान करनी है। कि वो ऐसे जिसमें बड़े आपने किसी भी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट, प्लेस,
या जो आइडियोलॉजी है ना बेटे, उसकी आपने डिटेल बयान करनी है। हम इस ऐसे को क्या कहते हैं? हम इस ऐसे को डिस्क्रिप्टिव ऐसे बोलते हैं। इसकी मैं मिसाल एक देता हूं। बड़े इसकी सबसे पहली मिसाल ये है कि पिछले साल एक ऐसे आया था जिस जो था ग्लोबलाइजेशन, इट्स प्रोज एंड कॉन्स। दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा बेटे हमारा एक्सपोजिटरी ऐसे वो ऐसे है जिसमें आपने किसी भी एग्जिस्टिंग चीज जो है ना उसकी डिटेल बयान करनी है। ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाता है। ठीक है। नरेटिव ये भी बेटे वो ऐसे है जिसमें दोबारा आपने डिटेल बयान करनी है, लेकिन आपकी बार बेटे वो किसी भी पांच गुजरी हुई चीज की डिटेल्स होंगी। ये सीएसएस में यूजुअली नहीं आता। ये सिर्फ दो दफा है। बड़े एक दफा है द स्टोरी ऑफ 1947 और एक दफा है द टेल ऑफ माइग्रेशन। तीसरे जो ऐसे होता है बड़े ये भी वो ऐसे होता है, इसमें भी आपने डिटेल बयान करनी होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट आपकी बात वो जो डिटेल्स होंगे वो किसी सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स की डिटेल्स होंगी। क्या आपकी बार भी आपने बेटे डिटेल्स बयान करनी है, लेकिन आपकी बार वो जो डिटेल्स है ना वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक इवल की डिटेल्स हैं। हम इसको सोशो इकोनॉमिक ऐसे बोलते हैं। फैक्चुअल बड़े ये वो ऐसे है जिसमें अगेन आपने डिटेल बयान करनी है, लेकिन आपकी बार बेटे वो जो डिटेल है ना किसी फैक्चुअल चीज की डिटेल है, किसी फैक्ट की डिटेल है। एक्सपोजिटरी बड़े ये वो ऐसे है जिसमें डिटेल्स बयान करनी है, लेकिन ये किसी भी चीज की डिटेल्स हो सकती हैं। ये बड़े किसी लिविंग चीज की भी हो सकती हैं, ये किसी एग्जिस्टिंग की भी हो सकती हैं, ये किसी माजी की चीज की भी हो सकती हैं, ये किसी इश्यूज की भी हो सकती हैं, ये किसी प्रॉब्लम की भी हो सकती हैं। सो हर वो ऐसे जिसमें आपने बड़े चीजों की डिटेल्स बयान करनी होती है ना उस ऐसे को हम एक्सपोजिटरी ऐसे बोलते हैं। सो आप समझें बड़े एक्सपोजिटरी ऐसे जो है ना वो एक बड़ी टर्म है, और ये सारे के सारे जो हैं बड़े इसकी मैनर टर्म्स है। ये एक ही चीज है। हम क्या करते हैं? हम बच्चों को परेशान कर देते हैं। सो हर वो ऐसे जिसमें बड़े हमने डिटेल्स बयान करनी है, चाहे वो काजेस हों, कंसिक्वेंसेस हों, सॉल्यूशंस हों, चाहे बड़े वो प्रॉब्लम हों, चाहे वो इश्यूज हों, चाहे वो प्रोज हों, चाहे वो मेरिट्स हों, चाहे वो डीमेरिट्स हों, हर वो ऐसे जो है ना बड़े वो एक्सपोजिटरी ऐसे कराएगा। अब आते हैं आर्गुमेंटेटिव। माइडियोसन बड़े आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो ऐसे होता है जिसमें अब आपने डिटेल्स नहीं बयान करनी, बल्कि आपकी बार आपने पोजीशन लेनी है। या तो बड़े मुकम्मल तौर पे आप उससे एग्री होंगे या मुकम्मल तौर पे डिसएग्री होंगे। ये क्या कहलाता है? आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहलाता है। इसकी यूजुअली बड़े दो निशानियां होती हैं। एक, या तो इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू होगा। जैसे इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ, कैन मीनिंग बी फिक्स्ड। या अगर बड़े क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ओ आ रहेगा, जैसे एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब लसिंग और कार्स। क्या आर्गुमेंटेटिव ऐसे बड़े वो ऐसे है जिसमें आपने स्टांस लेना है, या मुकम्मल तौर पे डियर आप उससे एग्री करेंगे या मुकम्मल तौर पे डिसएग्री करेंगे। इसी के साथ बड़े अगला ऐसे जो है ना ये लिटरेरी ऐसे होता है। ये भी वो ऐसे होता है जिसमें दोबारा आपने स्टांस बयान करने हैं। मीन के या तो बड़े एग्री करने हैं या डिसएग्री करने हैं, लेकिन आप भी इसकी पहचान क्या होगी? ये किसी भी बंदे की बेटे कोटेशन हो सकता है, किसी भी बंदे की कोई सेइंग हो सकती है। जैसे कि मैन इज वन फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर। जैसे कि बेटे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और आखिरी बड़े जो टाइप है ना ये परसुएसिव ऐसे कहलाता है। ये वो ऐसे होता है जिसके अंदर आपने हमेशा बड़े होता ये भी स्टांस लेना होता है, लेकिन आपकी बार बेटे आपने हमेशा एग्री करना होता है। आप कभी भी डिसएग्री नहीं कर सकते। आप हर सूरत में बड़े उससे एग्री करेंगे, आप कभी भी डिसएग्री नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि या तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या बड़े वो साइंटिफिक ट्रुथ होता है। जैसे कि एक मिनट, जैसे बड़ा मशहूर बड़े ऐसे है, ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। ये पिछले साल भी आया था बड़े एक ऐसे।
कि डू नॉट वेस्ट द वाटर दो यू आर स्टैंडिंग एट अ रनिंग स्टीम। परसू से निकले। सो फाइनली, और ये देखें बेटे, ये तीनों भी सेम है। सो फाइनली मैं आसान करूं बेटे, वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ ऐसे। एक होते हैं एक्सपोजिटरी, ये सारे के सारे बेटे एक्सपोजिटरी की किस्में हैं, कि ये वो ऐसे है जिसमें आपने चीजों की डिटेल्स बयान करनी है। और दूसरा जो होता है बेटे वो आर्गुमेंटेटिव होता है, ये वो ऐसे होता है जिसमें आप आपने बेटे स्टांस लेना है, पोजीशन लेनी है, या तो आप उससे एग्री करेंगे या आप उससे डिसएग्री करेंगे। फाइनली वी हैव टू टाइप ऑफ ऐसे। एक जो होते हैं बेटे वो एक्सपोजिटरी होते हैं, और एक जो होते हैं ये आर्गुमेंटेटिव होते हैं। हम टीचर तो बेटे आपको वैसे ही परेशान किए रखते हैं, हम तो आपको इतना घुमा फिरा के बातें करते हैं ना, आपको समझ ही नहीं आती। सो अगेन मैं एक दफा बताता हूँ, हर वो ऐसे ये इसके अंदर बेटे आपने चीजों की डिटेल्स बयान करनी है। वो प्रोज एंड कॉन्स भी हो सकते हैं, वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, वो इश्यूज एंड चैलेंज भी हो सकते हैं। ये ऐसे बेटे एक्सपोजिटी कहलाएगा। और हर वो ऐसे जिसमें बेटे आपने पोजीशन लेनी है, या आप उससे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, ऐसे ऐसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहलाता है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऐसे। हमारे पास किसमें दो हैं, वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ ऐसे। एक का नाम बेटे एक्सक्लूसिविटी है और दूसरे का नाम आर्गुमेंटेटिव है। मेरा एक मिनट आप आपसे सवाल है, मेरा डियासन ये सवाल है कि ये बड़े पिछले 4 साल पहले ऐसे आया था कि देयर आर सम हर्डल इन द वे ऑफ अ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री। मुझे जरा बेटे कमेंट्स में बताएं ये कौन सा ऐसे है। आप जी जी बेटे, आम इससे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक्सपोजिटरी ऐसे टिश्यू चाहिए, और कुछ कह रहे हैं आर्गुमेंटेटिव। यू आर एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। मैं चाहता भी यही था आप कंफ्यूज हो जाए, मैं चाहता भी यही था। एक मिनट, अब बेटे कुछ ऐसे ऐसे होते हैं यहां पे आपके माइंड में एक सेकंड थॉट आ जाती है। सेकंड थॉट ये आ जाती है कि आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये आर्गुमेंटेटिव है, क्या ये एक्सपोजिटिव है, ग्रीन टी भी। सो जब भी बेटे आपके माइंड में सेकंड थॉट आ जाए ना, आप समझें वो ऐसे ओपन एंडेड से होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि बड़े वो ऐसे जिसको आप आर्गुमेंटेटिव तरीके से भी कर सकते हो और जिसको आप एक्सपोजिटरी तरीके से भी कर सकते हो। सो फाइनली बड़े हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे पास 3 किस्म के एसेस होते हैं। एक प्योरली एक्सपोजिटरी होते हैं, एक प्योरली आर्गुमेंटेटिव होते हैं, और एक ओपन एंडेड होते हैं। और ओपन एंडेड ये होता है कि आपकी मर्जी है बेटे, आप उसको आर्गुमेंटेटिव कर लो, आपकी मर्जी है आप उसको एक्सपोजिटरी कर लो। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऐसे, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, ओपन एंडेड। अब बेटे आपकी टास्क ये है, देखो सीएसएस की, देखें बेटे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अगर सपोज करते हैं बेटे आपको इश्यू है और डॉक्टर आपके इश्यू को डायग्नोज ही नहीं कर पाता, तो आप क्या समझते हैं बेटे जो मेडिकेशन वो करेगा वो आप पे असर करेंगे? यकीनी बात है बेटे वो आप पे कभी भी असर नहीं करेंगे। आप बेटे इसी तरीके से आप बेटे एक ऐसे लिखते हो जिसके आप टॉपिक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, मीन कि आपको समझ ही नहीं आता है कि ये कौन सा ऐसे है, तो इसका हरगिज बेटे ये मतलब होगा, हर सूरत में इसका मतलब ये होगा कि आप इररेलेवेंट या गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। सो ऐसे की कामयाबी के लिए सबसे पहला टास्क ये है कि बेटे जो आपका टॉपिक है ना, आपने अपने टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन करनी है। क्या करनी है? आपका जो भी टॉपिक है एडियोसेंट, सबसे पहला काम ये है कि आपने अपने टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब ये 2020 का पेपर है, मैं एक एक आपसे पूछता जाऊंगा, आपने मुझे जवाब देने हैं। पहला ऐसे है बेटे, डू वो रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स? दोबारा पढ़ता हूँ, डू वो रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ? बड़े आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज, बड़े ओपन एंडेड ऐसे है। पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कास, आपने अपने नोटबुक में लिखते जाए, पहले आपने आइडेंटिफाई करना है फिर मैं जवाब दूंगा। पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कास, बेटे एक्सपोजिटरी ऐसे है।
और यहां पे मैं आपको एक बात बताता जाऊं, आपके ऐसे में जब भी बेटे एंड आएगा वो हर सूरत में एक्सपोजिटरी ऐसे होगा। पोलराइज पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बेटे एक्सपोजिटरी ऐसे है। ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, बेटे एक्सपोजिटरी ऐसे है। पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी, द वे फॉरवर्ड, एक्सपोजिटरी ऐसे है। प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज ए चैलेंज, एक्सपोजिटरी ऐसे है। I do not agree with what you have to say, but I will defend to the death your right to so say it. Argumentative essay. Is Pakistan ready for digital revolution? Argumentative essay. IMF bailout, road to stability, or sites for disaster? Argumentative essay. और दो बेटे इस कैंड पे क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर पॉवर्टी इन पाकिस्तान। दो इस कैंड पे बेटे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसका जवाब ना तो यस है ना नो है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर सवाल है तो दूसरी सूरत यह है कि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए या मॉडल वर्ब से, तो तब आर्गुमेंटेटिव होगा, अदरवाइज आर्गुमेंटेटिव नहीं होगा। दिस इज एक्सपोजिटरी ऐसे। माय डियर सन, ये इस्लाम में आपने आपने टॉपिक की सही वाली आइडेंटिफिकेशन कर ली ना, आप समझें आप राइट रास्ते पे चल पड़ेंगे। सो कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज बड़े ये जरूरी है कि आपका जो भी टॉपिक है ना, सबसे पहले आप अपने टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन करें। क्या करें? आपका जो भी टॉपिक है बेटे, सबसे पहले आप अपने टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन करें। लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं आउटलाइन पे। बड़ी डिफरेंट आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करूंगा। डियर रिमेंबर वन थिंग, बेटे मैं एग्जामिनर हूं। अगर मेरे पास 100 पेपर हैं, उसमें 90 पेपर ऐसे होंगे जिनकी मैं आउटलाइन को पढ़ूंगा और उसके बाद एक लफ्ज भी नहीं पढ़ूंगा। कि 90 पेपर ऐसे होंगे जिनकी बेटे मैं आउटलाइन को पढ़ूंगा और उसके बाद एक लफ्ज भी नहीं पढ़ूंगा। नहीं पढ़ूंगा। वजह वजह यह है कि बेटे अगर आपने आउटलाइन ही इररेलेवेंट लिख दी है, मैं क्यों अपना वक्त। और सीएसएस में बेटे अगर 10,000 लोग देते हैं, उसमें 9,000 वो लोग होते हैं जिनकी खाली आउटलाइन पढ़ी जाती है, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ा जाता। द एग्जामिनर जस्ट रीड आउट द आउटलाइन। क्यों? उसका मसला यह है कि बड़े आज भी मेजॉरिटी लोगों को आउटलाइन लिखनी नहीं आती। आर्गुमेंटेटिव होता है तो वो एक्सपोजिटरी की आउटलाइन लिख देते हैं, एक्सपोजिटरी होता है तो आर्गुमेंटेटिव की लिख देते हैं। मीन के बेटे आपको इश्यू और है, मेडिकेशन आप और चीज की ले रहे हैं। मैं जरा इसको आज बहुत डिटेल के साथ आपको हेल्प आउट करूंगा। मेडिसिन सबसे पहली बात यह है कि बड़े आउटलाइन हम इस वजह से लिखते हैं कि आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन जो है ना, हम उसको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर सके। आपका बेटे एक एक पैराग्राफ जो है ना वो आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर किसी बात को बेटे आप आउटलाइन में भूल गए हैं ना, वो चीज आपके कभी भी ऐसे में ऐड नहीं हो सकती। इट कैन नेवर बी एडेड इन योर ऐसे। और इसी तरीके से अगर बेटे आपने आउटलाइन में उस चीज को मेंशन कर दिया है ना, उस पे आपको हर सूरत में एक पैराग्राफ लिखना होगा। ये बड़े कंटेंट पेज की तरह होती है। कंटेंट पेज नहीं होता, उसमें बड़े दो चीजें होती हैं, एक होता है व्हाट और दूसरा होता है वेयर, कि क्या चीज है और कहाँ पे मौजूद है। हमेशा दो चीजें होती हैं, एक व्हाट होता है और दूसरा वेयर होता है। बेटे आउटलाइन हमेशा दो क्वेश्चन के जवाब देती है, ये हमेशा बेटे व्हाट और वेयर का आपको जवाब देगी कि कौन सी चीज है और किस जगह पे मौजूद है। सो सबसे पहला काम ये है कि बेटे आपकी आउटलाइन जो है ना, ये आपको पूरे का पूरा ऐसे जो है ना उसको ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करेगी। ओवरव्यू प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहला काम बेटे ये होगा कि आप अपनी आउटलाइन को हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। हेडिंग बेटे तीन किस्म की होती है। मिनिमम बेटे आपके ऐसे के अंदर या आउटलाइन में जो हेडिंग होती हैं तीन होती हैं, मैक्सिमम पांच होती हैं। ये टॉपिक टॉपिक वेरी करता है। मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। अच्छा एक मिनट। बड़े हेडिंग्स को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है बेटे यूनिवर्सल हेडिंग,
वो हेडिंग जो आपके हर एक ऐसे के अंदर रिपीट होती है ना, वो हेडिंग यूनिवर्सल हेडिंग कहलाती है। एक बेटे हम बॉटम पे लिखते हैं, टॉप पे लिखते हैं, ये देखिए, टॉप पे। ये हर ऐसे में नाम ही इसी वजह से बेटे यूनिवर्सल। और एक ना, चाहे आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा चाहे एक्सपोजिटिव होगा, ये बॉटम पे लिखेंगे। ये क्या कहलाती है? यूनिवर्सल हेडिंग। अब इसके बाद बेटे जो दूसरी हेडिंग होती है वो असेंशियल हेडिंग कहलाती है। असेंशियल हेडिंग बेटे वो होती है, वो चीज जो आपके एग्जामिनर ने आपसे कैटेगोरिकली पूछ ली है। अगर आप इस टॉपिक को देखें तो बेटे यहाँ पे दो चीजें आपने पूछी हैं एग्जामिनर ने एक्सपोजिटिव ऐसे में, एक काजेस पूछी हैं, एक कंसिक्वेंसेस पूछे हैं ना। ये असेंशियल ना बेटे, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। याद रखें बेटे, एक चीज हमेशा याद रखें, ना अपनी तरफ से बेटे कुछ आप ऐड कर सकते हो, ना आप अपनी तरफ से कुछ डिलीट कर सकते हो। असेंशियल जरूरी है। अब मेरा आप लोगों से बड़े सवाल ये है कि क्या इस ऐसे के हाँ, अंदर मैं सोल्यूशन की भी हेडिंग दूंगा? ना दूं तो क्या होगा? बड़े अगर ना भी दूं तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरा और अगर खाना दे वाला। दूं तो मेरा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। बड़े ऐसी हेडिंग को हम नॉन एसेंशियल हेडिंग कहते हैं, हम सेकेंडरी भी बोलते हैं। बड़े वो चीज जो एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछी है, लेकिन अगर आप उसको ऐड करते हो और वो रेलिवेंट नजर आती है, तो आप समझिए आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। ओ, रेलिवेंट दोबारा नजर बता, आता बट नॉन एसेंशियल हेडिंग वो हेडिंग होती है है। जो किसी ने आपसे नहीं पूछी है, लेकिन अगर बेटे आप उसको ऐड करो और वो रेलिवेंट नजर आए, तो आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन याद रखें बेटे, मेरा मैक्सिमम आर्गुमेंट्स जो होंगे वो असेंशियल, देखे ना, असेंशियल के नीचे होंगी। ये काजेज और कंसिक्वेंसेस के नीचे ज्यादा होंगी, और ये सोल्यूशन के नीचे कम होंगी, क्योंकि सोल्यूशन जो है मेरा नॉन असेंशियल हेडिंग है। इसी तरीके से बड़े देखें, ये मेरा आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, मेरा जो भी स्टांस होगा बड़े वो असेंशियल हेडिंग कहलाएगा। यहां पे मेरा स्टांस ये है कि जेंडर इक्वलिटी इज मिथ। अब बड़े आप दूसरों का स्टांस ना भी दें तो कोई इशू नहीं है, फिर भी आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर बड़े दूसरों का वीक स्टांस दे दो ना, आप समझे आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। एग्जामिनर को पता चलेगा कि यार ये जो स्टूडेंट है ना, इसको यस का भी पता है और इसे नो का भी पता है, और इसे ये भी पता है कि अगर आपने किसी की बात को नेगेट करना है, किसी की बात को रिजेक्ट करना है, तो वो कैसे करना है। अब यहां पे देखें, यहां पे बड़े मैंने अपोनेंट का स्टांस भी दिया है। आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपका जो स्टांस होगा, आपका बेटे जो स्टांस होगा, आपका जो भी बेटे सेंटेंस होगा ना, वो असेंशियल होगा। और जो अपोनेंट का स्टांस होगा ना बेटे, वो नॉन असेंशियल होगा। इसी वजह से बेटे हम कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। सो आउटलाइन में सबसे पहली चीज डियर स्टूडेंट आपको मैंने ये बताई है कि आपने अपने ऐसे को हेडिंग्स में डिवाइड करना है। और हेडिंग्स मैंने कहा है तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए हैं। एक का नाम हमने यूनिवर्सल रखा है, एक का नाम हमने असेंशियल रखा है, और एक का नाम नॉन असेंशियल रखा है। डियर, जब बेटे आप हेडिंग बना लेंगे ना, आप समझे आपके ऐसे का स्केलेटन तैयार हो जाएगा। अब बच्चों को पता है मसला क्या है? बड़े वो ना 10 10 हेडिंग बना देंगे। ओ भाई, 10 हेडिंग बनाओगे तो 3 घंटे में ऐसे मैनेज ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि बड़े आपकी जितनी भी हेडिंग्स बनी गई है ना, आपने जितनी भी हेडिंग्स बनाई है ना, आप इन हेडिंग के नीचे बड़े आर्गुमेंट्स लिखोगे। क्या आपकी आपकी बड़े जो हेडिंग्स है ना, आप इन हेडिंग्स के नीचे आपकी बड़े जो भी हेडिंग्स हैं, आप इन हेडिंग के नीचे क्या बनाओगे? बड़े आर्गुमेंट्स लिखोगे। क्या लिखोगे? आर्गुमेंट्स लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखें, और असेंशियल जो होगा, ये बड़े काजेस के नीचे पहला आर्गुमेंट मैंने लिखा पुअर एंड लॉ एंड ऑर्डर, पहला पैराग्राफ मेरा इस पे होगा। मेरा दूसरा पैराग्राफ डियर्सन मास इलिटरेसी पे होगा। मेरा तीसरा पैराग्राफ फॉरेन एनवायरनमेंट पे होगा। मेरे जो असेंशियल होंगे, मेरी डियर्सन अभी भी डिस्टॉर्शन हो रही है, आप कमेंट्स में लिख रहे हैं। अहमद, आप अलाउ ना करें ना किसी को भी मैक अलाउ ऑन करने का, जरा कमेंट्स में बताएं, अभी भी डिस्टॉर्शन है? अभी है डिस्टॉर्शन? अभी नहीं होनी चाहिए। अहमद, आप अलाउ ना करें ना।
ठीक है। अच्छा, अब बेटे आपके जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे, जितने भी बेटे आपके आर्गुमेंट्स होंगे ना, उनको इवन देखो, एक बात हम कहते हैं कि बड़े एक अच्छी आउटलाइन वो होती है जो मिनिमम 2.5 पेज पे हो। 2.5 पेज पे आउटलाइन लेके जाने का एक मतलब होता है, या तो ये है कि बड़े आप 20 काजेज लिखें, 20 इम्प्लीकेशन लिखें, 20 सोल्यूशन लिखें। और दूसरा तरीका ये होता है कि बड़े आपके जितने भी आर्गुमेंट्स है ना, उनके नीचे सब आर्गुमेंट्स लिखें। बड़े एंड पे ना मैं एमपीटी का भी सेशन दूंगा आपको, इधर ही मैं दूंगा एमपीटी का भी। आप जितने भी डिस्टेंट बेटे आप आर्गुमेंट्स होते हैं ना, उनके नीचे सब आर्गुमेंट्स लिखें। जैसे कि हमने लिखा पुअर लॉ एंड ऑर्डर, और इधर दो सब आर्गुमेंट्स लिखें। इन सब आर्गुमेंट पे कोई पैराग्राफ नहीं होगा। इधर देखे ना फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, और इधर हमने केस स्टडी कुलभूषण जाधव के दे दी। देखे ना बड़े, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे था, इसमें भी यही है। मैंने कहा जी मेल हर जगह डोमिनेटेड है, इधर भी सब आर्गुमेंट्स दे दी। सो आप क्या करेंगे कि बड़े आपकी जितने भी आर्गुमेंट्स होंगी ना, आप तमाम के तमाम आर्गुमेंट्स के नीचे सब आर्गुमेंट्स लिखेंगे। जब आप सब आर्गुमेंट्स लिखेंगे ना, तो आपकी एक अच्छी आउटलाइन बन जाएगी। ये तरीका हो गया आउटलाइन का। अब आते हैं डियर इंट्रोडक्शन। अब ये मैं एक टॉपिक देता हूं आप तमाम लोगों को। आपने इधर कमेंट सेक्शन में, बड़े ये आपका टॉपिक है काज ऑफ टेररिज्म। आप तमाम लोगों ने ना बड़े इस टॉपिक का ना इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन की भी आपने सिर्फ पहला जुमला लिखा है, जरा लिखें। मैं बुशरा टॉपिक भी बताऊंगा एंड पे। मैं इरम बताता हूं ये चीजें सारी। आप तमाम लोगों ने बड़े टॉपिक है काज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, इसका सारे लोगों ने ना इसके इंट्रोडक्शन लिखना है। अब सबसे पहले बड़े लारेब ने लिखा है, टेररिज्म is the root cause of every evil in country. Terrorism is a huge problem for the economy of Pakistan. Terrorism has no religion. Terrorism is mostly dangerous. ठीक है, ठीक है। Hurtiason, believe me, अगर आप अपने ऐसे का फौरन ही आगाज ऐसे करेंगे ना जैसे आपने किया है, एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। इसका मतलब ये है कि आप में से बड़े मेजॉरिटी को ये पता भी नहीं है हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। मैं बताता हूँ बड़े बुनियादी तौर पे ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन जो होता है ना, हम इस वजह से लिखते हैं कि आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन जो है ना, हम उसको समराइज कर सकें। ये 100% बड़े समरी नहीं, ये हमेशा आपके पूरे का पूरा ऐसे जो है ना, उसकी 60% समरी प्रोवाइड करेगा। इंट्रोडक्शन हमेशा बड़े आपका ऐसे जो है ना, उसकी समरी प्रोवाइड करेगा। हाउ मच? 60%। दूसरी बात यह है कि बड़े जिंदगी में एक याद रखें कि जिंदगी में आपने कोई भी काम करना है ना, सबसे पहले बड़े उस काम के आपको ऑब्जेक्टिव को पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बड़े? ये शेयर्ड गोल होते हैं। ये वो गोल्स होते हैं जिसका मुझे भी पता होगा, आपको भी पता होगा, तीसरे बंदे को भी पता होगा, पांचवें बंदे को भी होता है। ये शेयर्ड गोल होते हैं। दे आर द शेयर्ड गोल। इंट्रोडक्शन के बड़े जो 4 ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि बेटे जो आपका टॉपिक है ना, सबसे पहले आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है। उर्दू में कहते हैं तमहीद बांधनी है। अंग्रेजी में कहते हैं, हम इसका नाम बेटे अटेंशन ग्रैबर भी लेते हैं, इसको हम हुक भी कहते हैं, अटेंशन गेटर भी बोलते हैं। आपका सबसे पहला बड़े रिक्वायरमेंट ये है कि यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। आपने क्या किया? फौरन हिट कर दिया। वो कहता है नहीं, हिट नहीं करना, इंट्रोड्यूस करना है। देखे ना, मेरे पास बेटे लारेब आती है, ना करती है, मुझे कहती है सर आप पढ़ाएं। उसके बजाय मेरे पास इबरार साहब आते हैं, वो कहते हैं सर माय नेम इज दिस एंड दिस वन, माय क्वालिफिकेशन इज दिस एंड दिस वन, इट वुड बी माय ग्रेट प्लेजर इफ यू गाइड मी अबाउट इंग्लिश। ऐसे तो मुझे किसकी बात पसंद आएगी? यकीनी बात है मुझे इबरार की बात ज्यादा पसंद आएगी। यकीनी बात है इबरार की बात ज्यादा पसंद आएगी। सो सबसे पहले चीज ये है कि बेटे आपने, आपका जो भी टॉपिक है, आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। मैं आगे तरीका भी बताऊंगा।
इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि पहली ही लाइन में टॉपिक का जिक्र नहीं होना चाहिए। मैं होता ना, शायद मैं बड़े ऐसे लिखता, क्या सोसाइटी अचीव्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, progress and prosperity when different individuals work together. However, this is facto that due to the greed or person conflict, they do not cooperate with each other, and sometimes they use the force against the innocent people, and this use of force against the innocent people is known as a terrorism. चार तरीके होते हैं, बैकग्राउंड से, कोटेशन से, स्टोरी से, क्वेश्चन से। सो पहला काम ये हिट नहीं करना, इंट्रोड्यूस करना है। सेकंड काम बेटे क्या है कि आपका जो भी टॉपिक है ना बेटे, आपने अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। अब की बार आपने अपने टॉपिक को हिट करना है। मीन जो आप लिख रहे थे, टेररिज्म मीन्स, बेटे किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, किसी इंसाइक्लोपीडिया की जरूरत नहीं है, बड़े लेमन टर्म्स में आप अपने टॉपिक को डिफाइन करो। मसलन टेररिज्म है ना, मैं बेटे कोई डिक्शनरी की जरूरत नहीं, मैं सिंपल लिखूं टेररिज्म मीन्स द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द इनोसेंट पीपल। उसके बाद बेटे अगर एक्सपोजिटरी ऐसे है तो उसमें बड़े असेंशियल और नॉन असेंशियल बताओ, काजेस बताओ, इम्प्लीकेशन बताओ, सोल्यूशन बताओ। अगर टॉपिक ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स है तो प्रोज एंड कॉन्स बनाओ। अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो पहले बेटे अपना स्टांस बताओ, फिर अपोनेंट का स्टांस बताओ और स्टांस को नेगेट कर लो, और एंड में बड़े पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करो। और जब पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करोगे ना तो ये थीसिस स्टेटमेंट कराएगी। सो यू हैव फोर ऑब्जेक्टिव: इंट्रोड्यूस करना, बड़े आइडेंटिफाई करना, सराउंडिंग डिटेल्स बताना, और पूरी की पूरी जो डिस्कशन है ना बड़े डिस्कशन को क्लोज करना। जब आप डिस्कशन को क्लोज करते हो तो उसको थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं। मैं एक्सप्लेन फर्दर करता हूं। कितने ऑब्जेक्टिव हो गए? चार ऑब्जेक्टिव हो गए। अच्छा, अब मेजॉरिटी कैंडिडेट बड़े जो सीएसएस में परेशान है ना, वो कहते हैं सर इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। वो कहते हैं जब सर हम अर्ली क्लासेस में थे तो इसकी लेंथ बहुत शॉर्ट होती थी। बट योसन दिस इज ऑलवेज द 10% ऑफ योर होल ऐसे। ये आपका पूरा ऐसे जो है बड़े उसका 10% होती है। मीन के एक बंदा बड़े 3 घंटे का ऐसे लिखता है तो उसकी लेंथ और होगी। अब एक बंदा बड़े 3,000 अल्फाज लिखता है तो उसके लिए लेंथ और है, और एक बंदा बड़े अगर 1,000 अल्फाज लिखता है तो उसके लिए लेंथ और है। दिस इज ऑलवेज द 10%। ये पूरा आपको जो ऐसे है ना बेटे उसका 10% होगी। ये हमेशा 10 to 18 बेटे मिनिमम 10 सेंटेंस होंगे और मैक्सिमम 18 से, या 10 से कम नहीं हो सकते और 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। और इसके बेटे हमेशा ये एक सिंगल पैराग्राफ में लिखा जाएगा, और इसके बुनियादी तौर पे बेटे तीन हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा ओपनिंग स्टेटमेंट है, जिसमें आप दो ऑब्जेक्टिव को मीट करते हो, आप इंट्रोड्यूस भी करते हो, आइडेंटिफाई भी करते हो। उसके बाद बेटे सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं, जिसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल डिटेल होती है, वो 10 जुमले होते हैं। और एंड में थीसिस स्टेटमेंट होती है कि वो जुमला जिसके अंदर आपने पूरी की पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करना है, समराइज करना है, वो थीसिस स्टेटमेंट कहलाती है। और इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज लुक लाइक दिस वन। बेटे आपका इंट्रोडक्शन हमें ऐसे नजर आएगा कि जनरल स्टेटमेंट जो इंट्रोड्यूस करती है, एडिशन स्टेटमेंट जो डिटेल्स बताती है, और थीसिस स्टेटमेंट जो पूरी की पूरी डिस्कशन को क्लोज करती है। हमेशा बड़े इंट्रोडक्शन जो है ना वो इस तरह नजर आएगा। मैं दोबारा बताता हूं। मैंने कहा बेटा सबसे पहली चीज ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए। चार चीजें एग्जामिनर तलाश करेगा: इंट्रोड्यूस करने, आइडेंटिफाई करने, इंट्रोड्यूस तमील मांगनी है, आइडेंटिफाई डेफिनेशन लिखनी है, बेटे डिटेल्स बयान करनी है, और आपने पूरी की पूरी डिस्कशन को क्लोज करना है। ये हमेशा बड़े पूरे ऐसे का 10% होगी। ये 10 to 18 सेंटेंसेस होंगे। ये हर सूरत में बड़े एक पैराग्राफ होगा, और आपने पूरी की पूरी डिस्कशन जो है ना उसको समराइज करना है। मैं दोनों बड़े आर्गुमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी का एक एक इंट्रोडक्शन दिखाता हूं। यूजुअली बड़े होता ये है कि जो स्टूडेंट जब वो अपने पेपर दे लेते हैं ना तो पेपर के फौरन बाद वो मेरे पास आते हैं, आके बताते हैं कि सर हमने पेपर में ये इंट्रोडक्शन लिखा है, ये आउटलाइन लिखी है। वो यूजुअली अपने इंट्रोडक्शन और आउटलाइन मेरे पास ले आते हैं। मैं उनमें बड़े दो जो टॉपर्स हैं उसके इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा, एक आर्गुमेंटेटिव दिखाऊंगा,
एक एक्सपोजिटरी दिखाऊंगा, और देन आपको ये भी बताऊंगा कि बेटे इनका स्कोर कितना आया था और इतना स्कोर क्यों आया है। आपने खुद चीजों को आइडेंटिफाई करना है। एक मिनट, मुझे जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये ये बड़े 4 साल पहले ऐसे आया था, ग्लोबल वार्मिंग काजेज एंड रेमेडीज। हम सबसे पहले अगेन बड़े वही जनरल स्टेटमेंट लिखी। क्या लिखा? सबसे पहले बड़े वही जनरल स्टेटमेंट लिखी, यहां से शुरू करके, यहां से शुरू कर रहे हैं यहां तक। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड has led to the emergence of the numerous environmental problem. Of all these problems, global warming is undoubtedly the most dangerous problem that has captivated the thought of the countless people since the last 2 decades. ये तमीद मान ली। ये बड़े वो स्पेसिफिक मीन के डिफाइन कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग means increase in the average temperature of the earth. The issue is further intensified by the fact that the world leaders have yet not been able to form the consensus on global warming. ये काज़ें लिखी। Global warming is caused due to massive burning of fossil fuel like coal, diesel, furnace oil, and natural gas. Such unchecked burning has increased the percentage of carbon dioxide in the atmosphere to an alarming point. Furthermore, nuclear radiation, mass deforestation, and unchecked use of chemical have made the situation more threatening. ये बड़े नॉन एसेंशियल लिखी यहां तक। Malika, but if the rise of the greenhouse gases remain unchecked, the repercussion can be catastrophic for human and animal races. The ice on pole would melt and it rise in the sea level. Consequently, many coastal cities can be inundated. Moreover, green pasture will turn into desert. Many important animal species become extinct. ये रेमडीज लिखी। द सोल्यूशन यहां से शुरू की, ये भी एसेंशियल है। The solution to this alarming problem required the immediate steps. It required the world leader to develop the unanimity of thought to counter the issue. It also demanded the engineer and scientist to explore the new avenue for renewable resources and energy management. There's also a need to generate worldwide awareness in masses about this issue, which is so much indirectly linked with the life and the future of the billion of the people. The effective solution to the problem lies in well-deliberate, ceaseless discipline and sincere effort at global national level. और आप बेटे पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज कर दिया तो दिस ऐसे would bring to light global warming, its causes, repercussion, and practical measure to counter the problem of global warming. ये थीसिस स्टेटमेंट है। ये बड़े वो एक ही जुमला में होता है जो ऊपर इतनी भी बड़े आपकी डिस्कशन थी, जब हमने पूरी की पूरी डिस्कशन को क्लोज कर दिया ना, तो वो थीसिस स्टेटमेंट है। अब डियर मैं आपको जरा एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे दिखाता हूं। बड़े ऐसे एक हैस, अच्छा ये पिछला ऐसे जो था बड़े, ये हमारा स्टार का ऐसे था पीएमएस का, जिसके अंदर उन्होंने ऐसे को टॉप किया था और उनका 61 स्कोर है। हालांकि बड़े आप देखें एक भी लफ्ज उन्होंने मुश्किल नहीं लिखा है। वो टॉपर्स भी थी, ऐसे के भी टॉपर थी। ये बड़े 4 साल पहले एक लड़के ने केपीके को टॉप किया था, सबसे ज्यादा यूसुफ, ये उनका ऐसे था। हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल टू डिलीवर इन पाकिस्तान। सबसे पहले हमने क्या लिखा बड़े, वही जनरल स्टेटमेंट। हमने इट वॉज नॉट too long after humanity learned to live in groups and they developed the principle to govern themselves. Even the earliest communities demonstrated the practice of choosing the leaders among them to follow. The simple idea evolved into an array of complex system of governance and leadership. ये स्पेसिफिक जिसमें डिफाइन कर रहे हैं यहां तक। Democracy, the most widely accepted system, can be defined in the famous word of Abraham Lincoln as government of the people, by the people, for the people. The core idea behind the democracy is the will of the people, and its key ingredient include the provision of the basic need to the masses, free and fair election, protection of basic human rights, freedom of speech, rule of law, women empowerment, and independence of the judicial system. ये बड़े हमारा stance. As far as Pakistan is concerned, it has had a checkered history
of democracy since it came into existence, from which it can be deduced that the system has failed to deliver in Pakistan. A major piece of evidence is that majority of our population does not access to the clean water and food. The country is still unable to conduct a free and fair election due to widespread interference and rigging observed by everyone. Democratic government has compromised on the supremacy of the constitution many times, which, which is against the very essence of democracy, or military intervention alone cannot be blamed, as the state institutions have failed to deliver even under the civilian rule. They have been involved in many evils that include the menace of corruption and nepotism that have infiltrated the social fabrics of society. Rule of law is missing in many parts of the country that reject the democracy, and this gives rise to the conflict in the shape of sectarianism and terrorism. Lack of judiciary also handicap the process. अच्छा, अब हमने दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हमने बेटे लिखा ऑन द अदर हैंड, क्या लिखा? आप ये देखें, हमने लिखा कि बड़े ऑन द अदर हैंड दोज हु डिसएग्री with the failure of democracy argue that many of the problems faced today are much deeper rooted and date back even before the creation of Pakistan. ये दूसरों की बात आ गई, लेकिन बड़े हमने दूसरों की बात को नेगेट करना है। हमने कहा ऑल दो there's truth to this one, however they have forgotten that the nations younger than Pakistan, those created after the disintegration of Bangladesh, disintegration of USSR, and Bangladesh have weeded out their shortcoming using the tool of democracy. हमने बड़े अपोनेंट का स्टांस अपोनेंट के लिए नहीं देना, बल्कि हमने उनका स्टांस देना है और फिर उनके स्टांस को नेगेट करना है, रिजेक्ट करना है, और एंड पे हमने बेटे फाइनल एक जुमला लिखना है, और ये फाइनल जुमला जो होगा ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगा। हम लिखा हेंस इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट इन पाकिस्तान डेमोक्रेसी हैज फेल्ड टू डिलीवर द प्रॉस्पेरिटी इट प्रॉमिस्ड। हमने बड़े ये साहबजादा यूसुफ के 54 स्कोर थे और वो केपी के जो है ना बड़े उसका टॉपर था। सो इन सिंपल वर्ड्स, जब भी बड़े आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है ना, ये मैप मैंने आपको दिखा दिया है। आपका माय डियर फ्रेंड इंट्रोडक्शन हमेशा इस मैप के मुताबिक होना चाहिए। आपने इन दोनों बेटे टॉपर्स को देख लिया, शायद इन्होंने एक भी अंग्रेजी का मुश्किल लफ्ज नहीं लिखा। लेट मी मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब आते हैं बेटे बॉडी पैराग्राफ। और आपका ऐसे जो होता है ना बेटे, उसका 80% पोर्शन जो होता है वो बॉडी पैराग्राफ पे होता है। और अच्छी बात ये कि चाहे बेटे आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप एक्सपोजिटरी ऐसे लिख रहे हो, आपके बॉडी पैराग्राफ का जो लिखने का तरीका कार है वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। कैसे लिखेंगे बड़े? सबसे पहली चीज, एवरी बॉडी पैराग्राफ मस्ट बी बेस्ड ऑन 4 to 9 सेंटेंसेस। कि जब भी बड़े आपने बॉडी पैराग्राफ लिखना है ना, वो हर सूरत में बेटे 4 to 9 सेंटेंसेस होगा। वो 4 से कम नहीं हो सकते और बेटे वो 9 से ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरी बात कि बड़े एक बॉडी पैराग्राफ में एक बात होनी चाहिए, कभी भी एक से ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। मसलन आप में से बेटे काजेज ऑफ टेररिज्म पे आप ऐसे लिख रहे हो ना, आप अगर लिखते हो इलिटरेसी एंड पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ आर द टू रीजन ऑफ पॉवर्टी, ये 100% गलत बॉडी पैराग्राफ है। दो बातें याद रखनी है बड़े, एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर एक बात लिखनी है। काज रहेगी, इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन रहेगा और सोल्यूशन सोल्यूशन रहेगा। ये हमेशा सिंगल आर्गुमेंट होनी चाहिए
और दूसरी बात यह है कि बेटे आपका जो भी बॉडी पैराग्राफ होगा ना, वो हर सूरत में बेटे 4 to 9 सेंटेंसेस होना चाहिए। वो 4 से कम नहीं होना चाहिए और वो 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर बॉडी पैराग्राफ की बेटे 6 रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसके अंदर टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। वो जुमला जो उस पैराग्राफ पूरे का क्रक्स देगा ना, वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। बड़े इंट्रोडक्शन का पहला जुमला जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है, नहीं, यहां पे टॉपिक सेंटेंस पूरी डिस्कशन का क्रक्स देगा। आप समझें, जैसे हर ऐसे का एक इंट्रोडक्शन होता है ना, बेटे टॉपिक सेंटेंस जो होता है ना, वो आपके बॉडी पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद होते हैं बेटे सपोर्टिंग सेंटेंसेस। वो जुमले जो एक जुमला जिसका नाम टॉपिक सेंटेंस था, बेटे जब हम उसको फुल फ्लेज पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस कराएंगे। इसके बाद होता है बेटे कोहेरेंस। कोहेरेंस रब्त को कहते हैं कि ये 6 से 8 जुमले होंगे या बेटे 20 पैराग्राफ जो होंगे ना, हर जुमला दूसरे जुमले से लिंक्ड होना चाहिए। और डियर स्टूडेंट, हमारा या स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो कोहेरेंस का मसला है। बेटा तीसरा यूनिटी। यूनिटी का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ में आपने हमेशा एक बात कहनी है, कभी भी आपने एक से ज्यादा बातें नहीं करनी। कि एक पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट आपने हर सूरत में बेटे एक बात कहनी है, कभी भी आपने एक से ज्यादा बातें नहीं कहनी। हम इसको यूनिटी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बेटे हम अरेंजमेंट को बोलते हैं। मसलन अगर आपने 6 काजेज लिखी हैं, बड़े उनकी अरेंजमेंट कौन सी होगी? पहली काज कौन सी होगी, दूसरी काज कौन सी होगी, तीसरी काज कौन सी होगी और आखिरी काज कौन सी होगी? बड़े हम ना इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और आखिरी बात यह है कि बड़े कंक्लूडिंग सेंटेंस, कि वो जुमला जो आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन जिसको आपने टॉपिक सेंटेंस से शुरू किया था, जब बेटे आप उसको एंड करेंगे ना, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। क्योंकि अगले पैराग्राफ के अंदर आपने एक सेपरेट बात की डिस्कशन करनी है। ये 6 चीजें होंगी तो आपका बहुत अच्छा बॉडी पैराग्राफ होगा। और देखिए बेटे, जब भी आपको कोई टीचर प्रेसी राइटिंग पढ़ाते हैं ना, वो हमेशा एक बात कहता है कि फाइंड आउट द टॉपिक सेंटेंस। क्यों? कि पूरा क्रक्स होता है। और ये देखें ना, मैं आपको ना बेटे एक टॉपिक पैराग्राफ दिखाता हूं। ये देखें, मैं बॉडी पैराग्राफ पूरा दिखा रहा हूं। ये बेटे हमारा टॉपिक सेंटेंस है। तो फर्स्टली, इट इज मास इलिटरेसी दैट इज अ कॉज विच प्रमोट पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये बाकी बेटे यहां से ना सपोर्टिंग सेंटेंस है। यहां तक सपोर्टिंग सेंटेंस में आप 3 काम करते हैं। आप सेंट्रल आइडिया जो कि मास इलिटरेसी है, इसको डिफाइन करोगे। मास इलिटरेसी पहला क्या करना है? बड़े एलस्ट्रेशन करनी है। क्या करनी है? सेंट्रल आइडिया की एलस्ट्रेशन करनी है, वजाहत करनी है। दूसरे नंबर पे ना बड़े आप इस सेंट्रल आइडिया मीन के मास इलिटरेसी पॉवर्टी का नेक्सस क्रिएट करना है। और तीसरे नंबर में एविडेंस देना। 3 काम होते हैं बॉडी पैराग्राफ के, सपोर्टिंग सेंटेंस के। कि एलस्ट्रेशन करनी है सेंट्रल आइडिया की। एलस्ट्रेशन करने के बाद बड़े सेकंड नंबर पे आपने उनका लिंकेज क्रिएट करना है मास इलिटरेसी और पॉवर्टी का। और तीसरे नंबर पे बड़े आपने क्या काम करना है? तीसरे नंबर पे आपने जो काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने कोई ना कोई एविडेंस देना है। अब देखते हैं हमने क्या किया। हमने बड़े इलिटरेसी को थोड़ा सा डिफाइन किया। हमने लिखा इट रेफर टू द इनएबिलिटी ऑफ द पर्सन टू रीड एंड राइट। फर्दर इट कैन बी डिफाइंड as lack of any or sufficient education in its simplest form. Illiteracy is both a social evil and national problem in Pakistan. Such a situation also creates the problem to secure the employment in government as well as in private sector and thus leads to poverty. ये बड़े एक जस्टिफिकेशन दे दी एविडेंस। According to the Economic Survey of Pakistan 2022-23, the illiteracy rate in Pakistan is 41%. Therefore, 24% of the total population is living below the poverty line. It is also a fact that the illiterate people in the era of technology are unable to do any business to improve the economic condition of their families. एंड मैं पूरी डिस्कशन को क्लोज किया और ये कंक्लूडिंग सेंटेंस हुआ। इन शॉर्ट, इट कैन बी स्टेटेड दैट illiteracy is a social evil which always leads to poverty. सो सिंपल, कितना आसान पैराग्राफ है।
सो बॉडी पैराग्राफ की बड़े मैं दोबारा बताता हूं, दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेंथ 4 to 9, 4 से कम होगा तो वो भी बॉडी पैराग्राफ नहीं होगा, 9 से ज्यादा होगा तो वो भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर ना एक सिंगल आर्गुमेंट देनी है। अच्छा, अब अगली बात जो डीएसएन है ना, बड़ी जरूरी चीज, वो है ट्रांजिशन पैराग्राफ। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन हम चेंज को कहते हैं। किसको? चेंज को कहते हैं। आप एक मिनट, बड़े आप कभी फेसबुक या यूट्यूब पे ना कोई वीडियो देखें, बीच में आपकी कॉल आ जाए, जब दोबारा बड़े रिज्यूम करेंगे ना, वो 4 सेकंड पीछे से रिज्यूम हो गई। क्यों? वो कनेक्शन क्रिएट करती है। आप बेटे को ड्रामा का एपिसोड देखें तो बेटे वो फौरन नहीं, वो 4 सेकंड पीछे से शुरू होगा, और वो लिंकेज, दैट इज नोन एज अ ट्रांजिशन पैराग्राफ। देखते हैं क्या होता है। बट ट्रांजिशनल पैराग्राफ का सिर्फ एक काम है कि बॉडी पैराग्राफ के जो डिफरेंट सेक्शन है ना, उनमें कनेक्शन क्रिएट करते हैं। कैसे? मेरा टॉपिक है बड़े ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, मैंने 10 प्रोज लिखे। मैं फौरन बड़े कॉन्स पे नहीं जा सकता, बल्कि वहां पे एक छोटा सा पैराग्राफ दूंगा, और वो पैराग्राफ जो होगा वो ट्रांजिशन पैराग्राफ होगा। सबसे पहली बेटे इसकी क्वालिटी ये है कि इट शुड बी ए सेपरेट पैराग्राफ। ये किसी पैराग्राफ का हिस्सा नहीं होगा। बड़े ये 1 to 2 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होगा, मैक्सिमम बड़े 2 सेंटेंसेस। ये जनरल होगा, ये डिटेल्स नहीं बताएगा, ये खाली बताएगा वेरियस काजेज, उन काजेज का नाम नहीं लेगा। बट ए नंबर इज नॉट डिटरमिन्ड, एक ऐसे में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो, ये वे आपको पता है। आप आउटलाइन में भी ट्रांजिशन करते हैं, आप बाकी पेपर में भी ट्रांजिशन करते हैं। बाकी पेपर में आप कैसे करते हैं? जब भी किसी भी चीज बेटे जब हेडिंग देते हैं तो हेडिंग बुनियादी तौर पर ट्रांजिशन करती है। हेडिंग का क्या मतलब होता है कि आपकी एक बात खत्म हो गई, दूसरी पे चले गए हो। लेकिन बेटे ऐसे के अंदर, क्योंकि हेडिंग अलाउड नहीं होती, जब नहीं होती तो नंबर आप ट्रांजिशन पैराग्राफ देते हैं, ये सिर्फ बॉडी पैराग्राफ में आते हैं। और रिमेंबर वन थिंग, जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं ना, उसमें ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं आते। क्यों नहीं आते? बड़े इस वजह से नहीं आते कि ट्रांजिशन पैराग्राफ, वो ट्रांजिशन वर्ड्स हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमने बेटे ट्रांजिशन वर्ड्स लिखते हैं। इस वजह से आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं आते। अब ये बेटे हमारा एक ऐसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने ये आखिरी पैराग्राफ था ग्लोबलाइजेशन का। अब बड़ा अजीब सा लग रहा है बेटे, लास्टली के बाद फौरन फर्स्टली पे चला जाऊं। इनके दरमियान में बड़े मुझे एक ट्रांजिशन, ये दरमियान वाला ट्रांजिशनल है, इसने कनेक्ट कर दिया। मैं लिखा, इन द प्रीवियस डिस्कोर्स द मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन इंडिकेटेड, हाउएवर इट्स डीमेरिट्स वुड बी हाईलाइटेड इन द कमिंग डिस्कशन। ये देखें बेटे, एक सेपरेट पैराग्राफ है, ये किसी पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है। दिस इज अ सेपरेट। सो ये वो पैराग्राफ है जो इन दोनों के दरमियान में बड़े कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। बड़े एग्जामिनर ने, इसके बाद मैं एमपीटी पे बात करूंगा। आपके बड़े एग्जामिनर ने ये कहा है कि मेजॉरिटी लोग अगर ऐसे के पेपर में फेल होते हैं तो वो कंक्लूजन की वजह से फेल होते हैं। उन्होंने बेटे लिखा है कि कंक्लूजन जो है वो सबसे ज्यादा वीक पोर्शन है, और ये इस वजह से बड़े वीक पोर्शन है कि ये हमेशा एंड पे आता है। और आपको पता है बेटे, जो भी चीज एंड पे आती है ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो, टाइम नहीं बचता ना। और जो चीज बड़े एंड पे लिख रहे होते हैं उसकी क्वालिटी भी पूरी नहीं होती, वो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होती, वो यूजली रह जाता है। लेकिन डियर फ्रेंड, अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही है तो नेवर लीव द कंक्लूजन। एक दो बेटे बॉडी पर अगर आप छोड़ दें, लेकिन कंक्लूजन जो है ना, आपने डियर फ्रेंड उसको कभी भी मिस नहीं करना, कभी भी स्किप नहीं करना। दूसरी बात यह है, बड़े इंट्रोडक्शन भी समरी होता है और कंक्लूजन भी समरी होता है। मेजॉरिटी लोग, उनको पता ही नहीं चलता कि बड़े इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में फर्क क्या है। दे नेवर मेक द डिफरेंस। शुरू करते हैं। बड़े इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है ना, ये भी समरी देगा, ये भी 10% होगा। लेकिन बड़े इनमें ना दो मेजर फर्क होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनका स्टाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कैसे? बड़े इस तरीके से कि जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो बड़े जर्नल से शुरू करते हैं, मीन एक शेर से, थीसिस पे एंड करते हैं। कंक्लूजन उल्ट होता है,
कंक्लूजन को जब बड़े मैं शुरू करूंगा तो मैं स्पेसिफिक मीन थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करूंगा। इंट्रोडक्शन का 1 मिनट बेटे मैप हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ऐसे। कंक्लूजन बेटे होल्ड करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ये दोनों उल्ट होते हैं, ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एब्सोल्युटली दे आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पहली बात ये है कि बेटे दोनों का स्टाइल डिफरेंट होता है। दूसरी बात यह है कि इन दोनों का बेटे जो कंटेंट है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कैसे? अब इंट्रोडक्शन में सपोज बेटे मैं करता हूं कि मैंने 10 काजेज लिखी थी। मैंने क्या लिखी थी? मैं सपोज करता हूं कि बेटे मैंने 10 काजेज सपोज करता हूं लिखी हैं। ये पहली काज लिखी है, ये दूसरी काज लिखी है, ये तीसरी लिखी है, ये बेटे चौथी लिखी है, ये छठी लिखी है, ये आठवीं लिखी है, ये 10वीं लिखी है। अब दोनों ने बेटे 60% समरी मुख्तलिफ, उसका भी 60। पहले 6 जो है ना बेटे वो इंट्रोडक्शन में आने चाहिए, आखिरी 6 जो है वो कंक्लूजन में आने चाहिए। सो उस एक को रिपीट करते हैं, और ये एक को इस वजह से रिपीट करते हैं कि ये इन दोनों को कनेक्शन क्रिएट करता है। ये एक जो होता है ना बेटे दोनों को कनेक्शन, सो उसमें बेटे और चीजें और इसमें दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। ये दोनों बेटे मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उसमें और चीजें और उसमें और चीजें, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये मुकम्मल तौर पे बेटे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उसमें और चीजें और उसमें और चीजें। सो इनका स्टाइल भी डिसेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और इनका बेटे जो कंटेंट है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो इस तरीके से बेटे सबसे ज्यादा जो फेल होते हैं ना स्ट्रक्चर की वजह से फेल होते हैं। और मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसे जो है ना उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एक दफा समझाने की कोशिश की है। अब आते हैं बेटे एमपीटी पे। डियर फ्रेंड, एमपीटी इज अप्रोचिंग, और ये पहला स्टेप होता है। इसको ना बड़े काफी सीरियस लेना है, काफी सीरियस लेना है इसको। क्या करना है? बड़े काफी इसको सीरियस लेना है आपने। माडिया सन, सबसे पहली बात यह है कि बड़े एमपीटी की रजिस्ट्रेशन हैज बीन स्टार्टेड, और बड़े इसकी आखिरी डेट जो है ना ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, और 26 अगस्त इज द लास्ट डेट। कोई अगर रजिस्ट्रेशन में कंफ्यूजन होती है तो आप हमारे बेटे हेल्पलाइन पे कॉल करें, वी विल हेल्प यू। जैसे एमबीडी के लिए बेटे आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की, यू डू नॉट नीड एनी डॉक्यूमेंट। वो तमाम बच्चे जिनके पास बेटे आज डिग्री नहीं है ना वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटे डिग्री के लिए या डोमिसाइल के लिए जो कट ऑफ डेट है, मसलन एक बच्चा है जिसका बेटे अभी एग्जाम पास है, रिजल्ट नवंबर में आना है, आप एलिजिबल हैं, आपकी डिग्री हमें 31 दिसंबर से पहले पहले चाहिए। एमपीटी के लिए अच्छा बेटे उसमें लिखा होता है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब है, आप एक्सपेक्टेड डेट लिखते हैं, सीजीपी के एक्सपेक्टेड लिखते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिंपल बेटे आपने बैंक में जाना है और 250 रुपए आपने जमा कराने हैं, नथिंग मोर देन दिस वन, सिर्फ 250 रुपया। और इसको ना आपने संभाल के रखना है, ये बार बार बाद में पूछते हैं। सो नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। मैं बेटे किताब में और सारी चीजें आपको बताता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं एमपीटी थोड़ी सी एक्सप्लेन। बट यस दैट वुड बी बेस्ड ऑन 200 एमसीक्यूज, 200 एमसीक्यूज होंगे, और टाइम भी 200 मिनट्स होंगे। पासिंग मार्क्स इज ओनली 33, बड़े 66 पासिंग मार्क्स हैं। यूजुअली लोग नहीं पास होते, लेकिन बेटे मेरे नजदीक ना अगर मेरे आप स्टूडेंट हैं ना, आपके 66 मार्क्स है ना, तो मैं आपको फेल कंसिडर करूंगा। अब एक छोटी सी बात सुने, अब एक बंदा बेटे पास करता है 66, उसका रिटर्न पास हो जाता है, दूसरे बंदे के बेटे 150 हैं, उसका भी रिटर्न पास हो गया। अब मुझे ये बताएं, ये दोनों बंदे जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू पैनल के पास इनके पास मार्क्स होंगे या नहीं? यकीनी बात है बेटे पैनल के पास इनके मार्क्स होंगे। हम कहते नहीं योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। हमने बेटे आपको जो तैयारी करानी है ना, मलाइका थैंक यू वेरी मच, बेटे हमने जो आपको तैयारी करवानी है ना, हमने बेटे आपको 150 नंबर से ज्यादा दिलवाने हैं। हमने आपकी अलहदा क्लासेस रखनी है, और एमपीटी की जब आप तैयारी करते हैं ना, इससे बड़े हर कंपलसरी में
एक सब्जेक्ट जो है बड़े, एक क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर कंपलसरी में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या आपके तमाम के तमाम बड़े कंपलसरी में एक क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो जब जब आप एमबीडी की तैयारी अच्छी करते हैं तो बड़े आपके तमाम के तमाम पेपर बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। ठीक है। सो हम आपको हेल्प आउट करेंगे और हम 100, अच्छा बड़े, अगर आप एमबीडी में अपीयर होते हैं ना तो ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होती, इट विल नॉट बी काउंटेड एज अटेम्प्ट। और एक दफा डियर स्टूडेंट, अगर आप एमबीडी पास कर लेते हैं ना बड़े, चालान का मतलब ये है कि आप बैंक में जो फीस जमा कराएंगे ना, वो जो रसीद होगी हम उसको चालान बोलते हैं। अंग्रेजी में रसीद इज नोन एज अ चालान। सो एक दफा बड़े आप एमबीटी पास करेंगे तो वो 1 साल के लिए वैलिड होगी। अगर उस साल आप पेपर नहीं देते तो अगले साल आपको दोबारा एमबीटी देनी पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं बेटे इसका सिलेबस क्या है। हम आपकी एमपीटी की अलहदा क्लासेस लेंगे, खाली एमपीटी की नहीं बेटे, हम आपके जो कंपल्सरी के ऑब्जेक्टिव हैं हमने उनको भी इम्प्रूव करने हैं। सीएसएस में बड़े जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इनका स्कोर जो है ना, देयर स्कोर इज मोर देन 300, बड़े इनका स्कोर ना 300 स्कोर है। और देखे ना, एक बंदा बड़े हर पेपर में 10 नंबर ले रहा है, एक बंदा 18 नंबर ले रहा है, ये 80 नंबरों का फर्क बनता है। और 80 में 80 मार्क्स, एक बंदा बड़े जो टॉप कर जाता है और जिसकी एलोकेशन नहीं होती ना, उनका ये फर्क होता है। ठीक होगा। तहरीम आप बेटे किसी भी बैंक में जमा करा सकती हैं, वो उन्होंने बैंक नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट ये आपका सिलेबस है, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश। मैं आगे इंग्लिश के सवाल भी दिखाऊंगा। बट इंग्लिश में वोकेबलरी है, टेंसेस हैं, नरेशन है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, करेक्शन है, प्रेपोजिशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 50 नंबर के हैं। जनरल एबिलिटी है और जनरल नॉलेज है। अब इंग्लिश के बड़े सवाल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल एमपीटी के ये 3 क्वेश्चन पहले आए थे। बड़े पहला सवाल था कि द वर्ड एरोगेंट ऑपोजिट इज स्टॉन्ग, हम्बल, प्रोग्रेसिव, नॉन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये ना बेटे टैग क्वेश्चन कहलाते हैं। शी अंडरस्टूड द क्वेश्चन, डजंट शी? शी अंडरस्टूड द क्वेश्चन, हैडंट शी? शी अंडरस्टूड द क्वेश्चन, डिडंट शी? शी अंडरस्टूड द क्वेश्चन, इजंट शी? ये ना बेटे टैग क्वेश्चन कहलाते हैं। द पुलिस मैन सेड व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। बेटे ये नरेशन है। पहला आंसर है द पुलिस आस्क व्हाट वाज हिज नेम एंड वेयर ही वाज गोइंग। द पुलिस आस्क हिज नेम एंड वेयर ही वाज गोइंग। द पुलिस आस्क व्हाट इज हिज नेम एंड वेयर ही इज गोइंग। द पुलिस टोल्ड। ये बड़े इस किस्म के सवाल आते हैं। ये मैं आपको अपनी इंग्लिश की क्लास में इंशाल्लाह, हम सारी क्लासेस में इंशाल्लाह आपको इतना काबिल करेंगे कि आपका स्कोर जो है ना एमपीटी में 150 है। अब इनके ना बेटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। बड़े एरोगेंट जो होता है ना, वो होता है बड़ा मुतकब्बर। इसका बेटे जो ऑपोजिट होता है ना, हम्बल होता है। टैग क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि बेटे जिस टेंस में क्वेश्चन होता है ना, उसी में वो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ये अंडरस्टूड पास्ट है, ये डज नॉट नहीं आ सकता था, हैडंट भी नहीं आ सकता था। सो राइट ऑप्शन इज डिडंट शी। बड़े ये जो है ना, ये इंटरोगेटिव सवाल है। दो चीजें इसमें देखनी है। बड़े जब शुरू में सैड आ गए ना, ये सारे जुमले सैड में होने चाहिए, माजी होना चाहिए। और जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, वो सिर्फ बड़े इंपैरेटिव सेंटेंस, वो एक्सप्लेन, वो आपके असर्टिव सेंटेंस होने चाहिए। बड़े ये तो इस वजह से गलत है कि उसने एक पूरा पोर्शन ही, व्हाट इज योर नेम वाला पोर्शन ही निकाल दिया। ये इस वजह से गलत है बेटे, ये इज आ गया, ये इज नहीं आ सकता, माजी होना चाहिए था। ये इस वजह से आ गया बेटे, जो आर जो इंटरोगेटिव होते हैं ना उसमें टोल्ड होता है। सो द राइट ऑप्शन इज नंबर 1। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आप जब भी बेटे कोई भी पेपर देते हो ना, ये जिस भी बच्चे की अंग्रेजी ठीक नहीं है तो उसको कुछ भी ठीक नहीं है।
क्यों? जब बड़े अंग्रेजी ठीक नहीं है ना, तो आप किसी भी जगह नौकरी नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। सो चाहे बड़े आप उर्दू के लेक्चर का एग्जाम देते हैं ना, तो वहां पे भी अंग्रेजी का जरूर टेस्ट होता है। ये बड़े एमपीटी की हमारी किताब है, ये एमपीटी की भी है और आपके कंपल्सरी के ऑब्जेक्टिव भी हैं इसमें। इसमें बेटे पिछले 5 साल के सारे पेपर इसमें अटेम्प्टेड हैं। माशाल्लाह, दिस इज द थर्ड एडिशन, इसका तीसरा एडिशन है बेटे। दिस इज अ वंडरफुल बुक, या आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, मैं आगे बताता हूँ। अब आते हैं बड़े वे फॉरवर्ड क्या है, करना क्या है। आप इन मेरी बातों पे सिर्फ 2 महीने अमल करें, जस्ट 2 मंथ। और अगर बड़े फेल हो गए ना, उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। ये बड़े आपको मैं सलूशन बता रहा हूं कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो उसका सलूशन क्या है। सबसे पहली बात यह है कि बड़े आपको रूल्स आने चाहिए जो मेजॉरिटी को आते हैं। टेंसेस ओनली 3: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्टो, पास्ट सिंपल, ओनली 3। नरेशन, बड़े वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस फॉर्मेशन और ऐसे का आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए। इसके बाद बड़े दूसरी, आप जो सबसे बड़ा मसला है ना बेटे, जो आज तक आपको अंग्रेजी नहीं आई है ना, आपकी बेटे लर्निंग के अंदर रीडिंग मिस होती है। वो साइकोलॉजी की बड़े एक टर्म है कि रीडिंग जो है ना, वो चीजों के इन्फोर्स करती है। इन्फोर्स का मतलब है पुख्ता करना। आप बड़े अखबार के एडिटोरियल्स पढ़ा करें। बड़े रीडिंग पढ़ोगे ना, आप आइडेंटिफाई करोगे, यस ये टेंस है, ये टेंस है, ये टेंस है। और दूसरा, बड़े विनिंग एसेस मेरी किताब है, ये पढ़ा करो। इससे ना सिर्फ बड़े आपको इन्फॉर्मेशन, बड़े आपकी लैंग्वेज वोकैबुलरी, हर दिन बड़े आपने हैबिट बनानी है कि आधा सफा एक सफा आपने रीडिंग करनी है। तीसरे नंबर पे ना बड़े राइटिंग करें। आप ना एक बड़े अच्छी सा रजिस्टर लें, डायरी उसको बना लें, उन पर तारीख लिखें। जो कुछ बड़े अखबार का एडिटोरियल पढ़ा है या विनिंग एसेस में जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसको ना लिखें एक पेज पे। 2 महीने बड़े, जैसे खाना खाना लाजिम है ना, ये लिखना लाजिम है। आप एक दफा लिखेंगे, फिर बड़े अगले दफा नया लिखेंगे। 2 महीने अगर आपकी डायरी या रजिस्टर में एक भी डेट मिस नहीं है ना, तो दिस का मतलब ये है कि यू वुड बी एक्सीलेंट राइटर। और आखिरी बड़े फीडबैक मैं आपको ईमेल एड्रेस दूंगा। आप बड़े अखबार का एडिटोरियल या जो कुछ भी लिखा है ना, आप हमें भेजेंगे। हम, लेकिन दिस वुड बी ओनली इनरोल्ड स्टूडेंट। हम बड़े उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद बड़े आप लिखेंगे कैम स्कैनर के लिए स्कैन करेंगे, मैं प्रिंट लूंगा, मैं चेक करूंगा, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। अब बड़े मैं और आप डिस्कशन करेंगे। अब आपके पास भी पेपर होगा, मेरे पास भी पेपर होगा। जब हम दोनों के पास बड़े पेपर होगा ना, तो आप फोन पे या जूम पे हम मीटिंग रख के डिस्कस करेंगे ये काम। जस्ट फॉर 2 मंथ, बेटे 2 महीने ये आप काम करें, देन यू वुड बी द एक्सीलेंट राइटर। बड़े एडवाइस मेरी ये है, इसके बाद किताबें बताता हूँ। जस्ट लर्न द राइटिंग ऑफ वन करेक्ट सेंटेंस एंड देन द फ्यूचर इज योर। माय सन, यकीन जाने, आप और आपकी जो कामयाबी है ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज रुकावट है, और वो है एक सिंगल जुमला। जिस दिन बड़े आपने अंग्रेजी का एक जुमला देख सीख लिया ना, उसके बाद फ्यूचर जो है ना वो आपका है। पता है इंग्लिश ऐसे क्या है? 150 to 200 सेंटेंसेस। पीएमएस में पता है इंग्लिश ऐसे क्या है? बड़े 100 to 120 सेंटेंसेस। जब आप एक जुमला सीख जाओगे ना, आप 120 जुमले भी लिख सकते हो। आप ये बड़े एक्सपेक्टेड ये किताबें, विनिंग एसेस, दिस इज द मोस्ट फेमस बुक। पिछले साल बड़े 6 एसेस, ये मैंने पेज नंबर भी लिखे हैं, इस किताब से आए हैं। ये किताब ना सिर्फ इंग्लिश ऐसे, बल्कि पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में भी हेल्प आउट करेगी। बड़े इस किताब का ना, अगर इस किताब को पढ़ते हैं फिर हमें लिख के चेक करवाते हैं, तो फिर आप फेल नहीं होंगे।
किताब पढ़ें, फिर हमें फीडबैक लें। दूसरी बड़े, ये मेरी ही किताब है, रिसेंटली विनिंग इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन। इस किताब को पढ़ने के बाद बेटे ना तो आपको रैन एंड मार्टिन की जरूरत पड़ेगी, ना जीआरई वोकेबलरी। रैन एंड मार्टिन का मतलब ये है कि ना उसमें वोकेबलरी है, ना पेरा वर्ड्स है, ना इडियम्स है, ना ऐसे राइटिंग है। बड़े रेमंड मर्फी का भी यही मसला है। सादत हुसैन की किताब का मसला ये है कि उसमें ये चीजें हैं, उसमें ग्रामर नहीं है। कुछ किताबें हैं वो बहुत लेंथी हैं। बड़े जितनी भी एफपीएससी की रिकमेंडेड किताबें हैं, उन तमाम किताबों को हमने इस एक किताब के अंदर ऐड कर लिया है। और बड़े पिछले सीएसएस के 15 ईयर के पेपर भी इसमें अटेम्प्ट किए गए हैं। ये हमारी एमपीटी की किताब है। जरूर मैं बड़े कुछ रिसर्च मैगजीन पढ़ा करें। ये पाकिस्तान के थिंक टैंक है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी को डिटरमिन करते हैं, ईपरी, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन और डिफेंस जर्नल। बड़े गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में इकोनॉमिक सर्वे है, ब्रीफ ऑफ द बजट है, विजन 2025 है, एजुकेशन पॉलिसी है। और जरूर डियर फ्रेंड आपका डॉन न्यूज़पेपर जो है उसको जरूर पढ़ें। माय डियर फ्रेंड, एज यू नो, वी हैव द लिमिटेड, ये किताबें बेटे जहां से मंगवा सकते हैं। माय डियर, इवन मेरी किताबें माशाल्लाह इतनी ऑथेंटिक हैं, दे आर आल्सो अवेलेबल ऑन daraz.com एज वेल। माय डियर फ्रेंड, वी हैव ओनली लिमिटेड सीट्स। हम बेटे अपनी क्लास में लिमिटेड लोग लेते हैं, और हमारा क्राइटेरिया यह है कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट गेट द एनरोलमेंट। इस वजह से बेटे हम लिमिटेड लेते हैं, ताकि फिर हम उन बच्चों के साथ जस्टिस कर सकें। हमने टेस्ट लेने हैं, हमने उसको चेक करना है, हमने बेटे फेब्रवरी तक आपको इंशाल्लाह पढ़ाना है। सो ये बेटे आपके एनरोलमेंट प्रोसेस है, और बहुत से एडमिशन हो चुके हैं, एंड वी आर गोइंग टू क्लोज आवर एडमिशन वेरी सून। With this one,